नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आपको यहां पर कहना चाहिए कि इस जगह पर जो क्लास होने वाली है चैप्टर 1 की, यानी पूरी 12th की क्लास की बात कर देते हैं। पहले पूरी 12th की जो क्लास होने वाली है बहुत ही गहराई में होगा और एक एक चीज आप जानेंगे। साथ में आप सबको पता है कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो जो भी चीजें आपको यहां से इस क्लास से सीखने को मिलेगा उसका पूरा उपयोग पूरे फ्यूचर में जब जब केमिस्ट्री की बारी आएगी तो होगा। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारी केमिस्ट्री के साथ आपने जुड़ा है, इसके लिए आप सबको बधाई और आप सबको धन्यवाद। साथ में हम आज जो देखेंगे बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, बहुत भारी चीजें नहीं देखने वाले हैं क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल नहीं हो पाए हैं, जुड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको अभी चालू करने में वीडियोस कैसे करना है उनको एक तरह के डेमो क्लास के टाइप का होगा, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि वो आज ठीक से चालू ना कर पाए। तो आज की जो क्लास है वो आपको जो मिल रहा है, जिन बच्चों को मिल रहा है वो बिल्कुल हमें आज मैसेज करें। मैं आपको मैसेज बॉक्स मैंने ओपन नहीं किया है आज, आपसे क्या क्या चीज़ें मुझे देखना है, मतलब आप क्या मुझे मैसेज करेंगे वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आज की क्लास में बस एक क्लास लूँगा और फिर उसके बाद आपसे इंटरेक्ट करूँगा। तो आप सबको बेटा वेलकम मेरे क्लास में। और आज वैसे मॉर्निंग से कर रहे हैं तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, और वैसे सबको ये कहेंगे कि आप दिन भर हैं हमारे क्लास के साथ। जो बच्चे अभी नहीं देख पाएंगे वो बाद में भी देख सकते हैं। और ये क्लास पूरे साल भर आपके साथ रहेगा, हर एक क्लास आपके साथ साल भर रहेगा, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल हम अब पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए हम आए हैं तो पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, आज मैं जो क्लास लेने वाला हूँ वो बिल्कुल जनरल क्लास है, क्योंकि इस क्लास के बेस पर ही हम पूरा का पूरा इस चैप्टर को समझ पाएंगे। फिर कल से वो क्लास ग्रो होते जाएगा। ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सॉलिड स्टेट जो है वो शुरू में बहुत कम इंटरेस्ट देती है, कम मजे देती है, पर बाद में जैसे जैसे ये क्लोज होते जाता है इसमें इंटरेस्ट आने लगते हैं, मजे आने लगते हैं। और ये चैप्टर जो है बहुत ही बढ़िया है, पर याद रखिएगा इसमें आपको इंटरेस्ट लेना है। करना क्या है आप सबको पता है। सबसे पहले काम तो यह है कि अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठें। कुछ मैं आपको नोट्स दूंगा, उस नोट्स को भी आप उतारें, जैसे कि मैंने आपको नोट्स दिया। कल मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नोट्स दिए हैं, आपके व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिए हैं। और वही नोट्स कल इसलिए भेजा गया व्हाट्सएप के थ्रू क्योंकि आपको परेशानी ना हो नोट्स मिलने में। लेकिन वही नोट्स आपको मिलने वाला है यहीं पर, जहां पर जिस जगह पे आप देख रहे हैं विद्याकुल में ही, तो वहीं पर आपको ये नोट्स मिलेगा, ताकि आप उस नोट्स को एक्सेस कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। और एक बात और बोलना चाहेंगे, जो बुक्स आप रेफर करते हैं, आप अपनी जगह पे कोई भी बुक्स जो आपकी मार्केट में मिलती है या आपके स्कूल में रेफर करती है, उसी बुक को आप यूज कर सकते हैं, उसी बुक को रेफर कर, उस बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलें, हम सबसे पहली बात करेंगे सॉलिड स्टेट। इसको बोला जाता है ठोस अवस्था। इसको बोला जाता है ठोस अवस्था। सवाल यह है कि ठोस अवस्था है क्या? ठोस अवस्था है क्या? पदार्थ की 3 अवस्था होती है, मैटर का 3 स्टेट होता है। फर्स्ट गैस, दूसरा लिक्विड और तीसरा सॉलिड। तो हम यहां पर सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात समझें कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। मैटर की 3, कौन कौन सा? गैस, लिक्विड, द्रव और ठोस। देखें, 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। ये जो अवस्थाएं किस बात पर निर्भर करता है कि ये जो पदार्थ होते हैं वो उनमें जो जिन चीजों से बना होता है, जिन कणों से बना होता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह सकते हैं, यानी कि भाग लेने वाले कण। भाग लेने वाले कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो जिन कणों से ये बना होता है, जिन पार्टिकल से बना होता है, ये पार्टिकल अगर एक दूसरे से बिल्कुल आकर्षित नहीं रहती है, अलग रहती, इनमें कोई संबंध नहीं होता है, तो ये गैस है। दूसरी बात होगी, अगर इन सब में आपस में आकर्षण होता है, परंतु ये इतनी आकर्षित रहती है
कि वो गति कर सकती है, बह सकती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इनमें आकर्षण है। तो ऐसी अवस्था में ये क्या हुआ, इसमें आकर्षण नहीं है, इसलिए उनकी कण जो है, पार्टिकल जो है, अलग अलग हैं और एक दूसरे के नजदीक नहीं आती। यहां तक कहा जाता है कि एक दूसरे से टकराती हैं तो ये एक दूसरे से मतलब एक तरह का प्रतिकर्षण में रहती हैं, ये कहा गया। यहां पर वो चीजें आकर्षण में रहती है, यहाँ प्रतिकर्षण में रहता है, यहाँ पर आकर्षण में रहती है, यहाँ रिपल्शन में रहता है, यहाँ पर अट्रैक्शन में रहता है। लेकिन अगर ठोस की बात करें तो सॉलिड स्टेट में इनके अणु में इतनी ज्यादा अट्रैक्ट रहता है, इतनी ज्यादा आकर्षण बल से जुड़े होते हैं कि वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, हिल सकते हैं, लेकिन वो गति नहीं कर सकते, स्थिर रहती है, अपनी जगह पर रहती है, अपनी जगह छोड़ नहीं सकती है। इस कारण से ये क्या होगा, ठोस होगा, सॉलिड होगा। दोनों में फ्लूइडिटी होगी, यानी दोनों में गतिशीलता होगी, तरलता होगी, जबकि उसमें तरलता नहीं है। वो रिजिड है, ठोस है, सॉलिड है, कठोरता है उसमें। तो ये देखें इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वो समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास अब की जो क्लास है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, अगर हम कुछ इस तरह से बात करें तो आप देखिए कि हर एक अवस्था का अपना एक महत्व है। जैसे अगर मैं बोलूंगा, सिंपल सी बात कहें, ठोस द्रव गैस के रूप में सिर्फ पानी को भी लेके चलो तो आपको तीनों अवस्थाओं का अलग अलग उपयोग है हमारी लाइफ में। अगर वो लिक्विड है तो हम उसको पी सकते हैं, अपने शरीर में डाल सकते हैं और वो लिक्विड अवस्था में ही काम करती है। तो एक जानते हैं 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो लिक्विड अवस्था में है। ये इस जगह पर ये हमारी लाइफ के लिए काफी मददगार है। लेकिन अगर हम बोलेंगे भाप का भी उपयोग है हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं, सॉलिड की भी सॉलिड अवस्था में है तो भी जी। तो अभी देखें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो समझ में आ गया होगा इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये मामूली सी बात है जिसको हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं। अब यहां पर कहेंगे कि ऐसा होने पर इनके गुणों में क्या खास बात आएगी। तो इसमें बोले ये तरलता है, यानी कि फ्लूइडिटी है, जबकि इसमें नहीं होगी। फिर अगर बात करें कि इन तीनों को अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसके 2 बेस पर डिफाइन करते हैं या परिभाषित करते हैं, आकार और आकृति। आयतन और आकृति, आयतन और आकार निश्चित होता है। तो यहां पे क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जब उसका आकार और आकृति निश्चित होता है, या आयतन और आकार निश्चित होता है, यानी कि जैसा शेप है, शेप एंड वॉल्यूम निश्चित होता है। क्या होता है, आकार यानी शेप और आयतन ये निश्चित होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है, स्थिर होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया है इसका। लेकिन इसमें जो है आयतन स्थिर है, आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा है, स्थिर है, निश्चित है। लेकिन इसका जो आकार है, एक मिनट साफ सुथरा नहीं लिख पाया मैं, आयतन यानी वॉल्यूम कैसा होता है, निश्चित है, स्थिर है, परंतु इसका आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसके जो आकार है और आयतन है वो दोनों ही अनिश्चित है। इस तरह से हम तीनों को हम समझ सकते हैं 3 स्टेप है। लेकिन हमारा कोर्स तो कहता है कि भाई सॉलिड स्टेट पढ़ो, इधर उधर का क्यों पढ़ रहे हो, है ना। क्योंकि आपको ये तीनों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जनरल नॉलेज है और पूरी केमिस्ट्री जनरल नॉलेज है। अगर एक बार देखा जाए तो बस उसको एक सही तरह से सही वे में अरेंज करेंगे तो वो साइंस बन जाता है। पूरी नॉलेज सबको होता है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेते जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट, आपके जो इस तरह से जो मिलेंगे उसमें दोनों ही चीज रहेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में लिखा हुआ रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई आप परेशान ना हो। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीजें साथ में रहेंगी, जो जिसमें चाहेगा वो उसमें उस चीज को देख सकता है। इससे क्या होगा कि मतलब थ्योरी पोर्शन को, और इससे क्या होगा कि हर किसी को बात समझ में आएगी। ओके, तो यहां पर देखें
पदार्थ की वह अवस्था जिनमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है हम ठोस अवस्था कहते हैं। बिल्कुल आसान सी बात कह दिया गया है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। बिल्कुल अब याद हो गया भी ठोस अवस्था क्या होता है यार, दुनिया की किसी भी जगह में आप जाके बोल सकते हो यार, बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बच्चे इसको हम बेटा पढ़ते समय क्या होता है कि हम किस चीज को जानते हैं फिर भी हम उसे नहीं बोल पाते हैं, तो वो सुधार आ जाएगा आप में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम कह रहे थे कि सॉलिड स्टेट है क्या चीज। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा बेटा, परेशान मत होइएगा, डिस्टर्ब होता है फर्स्ट डे, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक तरह का डेमो क्लास है आज का ना। कल से एकदम फिक्स तौर पे हम चलेंगे, हम आप इस तरह की बातें करना बंद करेंगे ताकि आपका लॉस ना हो टाइमिंग का, सिर्फ पढ़ाई होते जाएगा। और जब डाउट की बात आएगी तो डाउट सेशन हम लेंगे आपका, उस डाउट सेशन में आप हमें डाउट क्लास पूछेंगे। ओके, तो चलो यहां पर देखें, वे पदार्थ जिसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाता है ना। और इसी तरह से ये दो प्रकार का होता है, ठोस पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमॉर्फस, यानी क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। ठोस पदार्थ को दो प्रकारों में बांटेंगे, क्रिस्टलाइन ठोस सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो यहां पर इसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, दूसरा होगा अक्रिस्टली एमॉर्फस सॉलिड। तो इस तरह से सॉलिड कितने प्रकार का हुआ आपके पास, दो प्रकार का हुआ। इसी ठोस के बारे में तो ये हमने यहां पर लिखा है सॉलिड दो प्रकार का, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। इधर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कोर्स है, तो यहां तक की आपकी पढ़ाई इसमें होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भैया क्रिस्टल कैसा होता है, क्रिस्टली ठोस कैसा होता है। कुछ छोटी जनरल नॉलेज को आप देख लें। क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपने बहुत सारे ठोस पदार्थ देखे होंगे, जैसे अगर मैं चावल को दूं, चावल के आटे की बात करूं, आलू सूखा हुआ है उसको देखें, रबर को देखते हैं, प्लास्टिक को देखते हैं, कांच देखते हैं, और साथ में नमक, शक्कर, ये भी आपने देखा है। तो आप देखो जब कांच टूटता है तो दो प्रकार के क्लास टूटते हैं, एक तो किसी भी दिशा में टूट करके बिखर जाते हैं, एक होता है कि बिल्कुल एक छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेते, कण बनाते हैं, गोलियां बना लेती है। तो इस तरह से दो प्रकार के ग्लास हो गए। ग्लास के बारे में बात करें तो एक होता है क्रिस्टल ग्लास और एक होता है नॉन क्रिस्टल या एमॉर्फस ग्लास। तो ग्लास जो होता है ना, कांच जो होता है मेनली वो क्या होते हैं, वो क्रिस्टल नहीं होते हैं। लेकिन शक्कर तो देखो, शक्कर क्या होता है, क्रिस्टल होता है। नमक क्रिस्टल होता है। आपने लैब गए होंगे बेटा, 11th में लेबोरेटरी गए होंगे, प्रयोगशाला गए होंगे, तो बहुत सारे पदार्थ दिखाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके पास कॉपर सल्फेट CuSO4 देखे होंगे, या बहुत सारी चीजें देखे होंगे। मैं आप यहां पर बताऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको देखें कि नहीं देखें बड़ा मुश्किल है। फिलहाल आप ये देखो कि बहुत सारे पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाती है, देख रहे हैं आप फिगर में, इस तरह का स्ट्रक्चर बन, एक निश्चित संरचना होती है। मिश्री देखियो ना, मिश्री बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, शक्कर के कण होते हैं, इतने बड़े बड़े ठोस होते हैं शक्कर, उससे थोड़ा छोटे होते हैं और छोटे होते हैं शक्कर, और छोटे होते हैं, बहुत बारीक शक्कर आते हैं। लेकिन सारे शक्करों को अगर आप ध्यान से एक जगह रख लो और लेंस से देखोगे, सब एक जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं, क्योंकि वो क्या है, C12H22O11। मतलब ये है कि उसकी एक निश्चित संरचना होती है। तो यहां पर देखो हमने इसी जगह पे लिखा है क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में होता है, ये क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल लिख दिया गया है, मैं इस एग्जांपल को और भी, नमक सॉल्ट, क्या बोलते हैं, सॉल्ट, नमक NaCl, नवसादर बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसी तरह से आयोडीन अगर कभी देखे हो तो, मैं तो नहीं समझता कि आप देखे होगे भी। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, CuSO4 को कहते हैं। इसी तरह से ग्रेफाइट तो जानते हैं बेटा, पेंसिल का लीड जो होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है, ये भी एक क्रिस्टल है। ठीक है, तो क्रिस्टल ये हुआ। क्रिस्टल को अगर हम सिंपल वे में अगर हम उसको समझें तो चलिए, तो क्या बोला गया, इसकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। मतलब देखो एक निश्चित आकृति बना रहा है। जैसे मैं इस क्रिस्टल की बात करूं तो बिल्कुल ऐसे देखने को मिल रहा है, देखो ऐसे दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो क्रिस्टल कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ये क्रिस्टल, देखिए
ऐसे दिख रहा है ये क्रिस्टल। तो एक इसकी एक निश्चित ज्यामिति दिख रही है, ये ऐसे देखो, ये क्रिस्टल ऐसे है, सारे क्रिस्टल दिख रहे हैं, देखो यहां पर भी दिख रहा होगा, एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, देखो ऐसे, ये इस तरह से दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो एक निश्चित ज्यामिति होती है क्रिस्टल की, हर इस क्रिस्टल में देखो कैसे दिख रहा है, ये क्रिस्टल देखो ऐसे, तो एक निश्चित ज्यामिति होती है इस क्रिस्टल की, ठीक है, ऐसे। तो सब में देखो, तो क्रिस्टल क्या होता है, एक निश्चित ज्यामिति होती है। दूसरी बात है निश्चित ज्यामिति होगी, फिर दूसरी बात है कि यहां पर एक शब्द लिखा होगा कि इनके अवयवी कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैं आपको एक वर्ड्स पे ध्यान दिलाता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी इसको कहते हैं अवयवी कण। ये क्या होगा, इसको कहते हैं, ये परमाणु भी हो सकते हैं बेटा, एटम भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं यानी कि मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं भाई, आयन हो सकते हैं। तो परमाणु, अणु या आयन जो भी होगा इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहेंगे। ये एक नियमित क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होगा। यानी अब इसके बारे में हम बातचीत करेंगे ना, आज समझेंगे ना। इस तरह से ये कण जो है एक निश्चित क्रम में जमा होगा, और ये क्रम क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। मैंने इस क्लास को अभी YouTube में कुछ एक दिन पहले दिया था, लेकिन एक बात है कि अब जो है उसका एक अलग रूप बन के आएगा, आगे जाकर के आप समझ जाएंगे कि हम टेक्निकफुल हम तरीके से पढ़ते हैं अपनी क्लास। जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको एक टेक्निकफुल तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो हम जानते हैं कि वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, और पढ़ने के लिए जो बच्चा बैठा है उसको तो स्पेशल तरीके से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहां पर आप देख रहे हो कि इस तरह से क्या मिला आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं, ये कहा गया है। दूसरी बात बोला गया विषम दैशिकता। विषम दैशिक एक क्रिस्टल है, देखिए आप ध्यान से, यहां पर बना हुआ है। विषम दैशिकता का मतलब होता है कि इस क्रिस्टल पर अलग अलग दिशाओं से जब इस पे या तो वो लाइट है, या फिर हीट है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा हो, जब क्रिस्टल पर अलग अलग दिशाओं से डाला जाएगा तो इससे जो निकलने वाली लाइट है या जो भी चीज है, चाहे लाइट हो, चाहे हीट हो, चाहे जो हो, भौतिक जो घटक होते हैं उनको किसी भी दिशा से, अलग अलग दिशाओं से डाला जाए तो उनसे निकलने वाली जो निर्गतता है यानी बाहर निकलने वाली जो लाइट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है या हीट है, वो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आपको क्या देती है, प्रमाण देती है, अलग अलग प्रभाव देती है। तो ये दिशा चेंज होने से ये प्रभावित होती है, प्रभाव अलग अलग मिलता है, तो इसी को कहते हैं विषम दैशिकता, ठीक है। क्या बोला, विषम दैशिकता यानी एनआइसोट्रॉपी। क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रॉपी। तो क्या बोला मैंने, इसको एनाइसोट्रॉपी कहते हैं, एनाइसोट्रॉपी कहते हैं, या एनाइसोट्रॉपिक फिनोमिना कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, विषम दैशिक होता है, अलग अलग दिशाओं से इनका प्रभाव अलग अलग मिलते हैं। फिर इसके गलनांक की बात होती है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि क्रिस्टल जो होता है एक निश्चित टेम्परेचर पर ही वो क्या होती, पिघलती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तीन बातें आप पहले पकड़ लो, फिर एक और बातें आपको बताता हूं, एक और बता देता हूं अभी यहीं पे। इसमें एक और होता है लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ये क्या होता है, मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दीर्घ परास व्यवस्था। एक मिनट, कलर तो थोड़ा देख लेते हैं। दीर्घ परास व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं ना, वो एक निश्चित क्रम में लंबे दूरी तक वो स्थापित रहते, जमे होते हैं। यानी कि कण की जो स्थिति है, जैसे कि हमने यहां पर बोला था, नियमित क्रम में इनके अवयवी कण नियमित क्रम में जमे होते हैं। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कुछ जगहों तक वो नियमित क्रम में जमा हो और कुछ जगहों पर बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है। हर लॉन्ग रेंज यानी लंबी परास तक, मतलब वो व्यवस्था हमेशा बनी रहती है, वो व्यवस्था टूटती नहीं है।
वो व्यवस्था जो है वो टूटती नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, दीर्घपरास व्यवस्था या लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, निश्चित तापमान पर ये क्या होता है, पिघलता है एक निश्चित टेम्परेचर पर। जैसे कि आप पानी के बारे में जानते हैं, H2O के बारे में जानते हैं कि H2O जो है वो क्या बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहते ही वो सॉलिड है, 0 से जस्ट ऊपर होते ही वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस इनका ऐसा टेम्परेचर होता है कि वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में वो एक इक्विलिब्रियम बना लेती है, साम्यावस्था बना लेती है। ठीक है, अब ये तो बातें हो गई इसके बारे में। चलो इसी में देखिए आगे, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। यहां पर हमने क्रिस्टलीय ठोस का देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था को हम यहां पर एक फिगर के थ्रू जमाए हुए हैं, ध्यान से देखिए कैसे जमा हुआ है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज व्यवस्था होती है। देखो एक ऐसे क्रम में ये जमा हुआ है, देख रहे हैं, इस क्रम में जमा हुआ है ये कण, और साथ में आप क्या देख रहे हो, इसके साथ में ऐसे भी जमा हुआ है। देखो ये देखो ऐसी व्यवस्था भी है, ऐसी इस दिशा में भी दिखाई दे रही है। मतलब अब इसमें किसी भी दिशा में ऐसा नहीं है कि इसका अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल में पूरी तरह से व्यवस्था इसी तरह से अरेंज रहती है, फिक्स रहती है। लेकिन क्रिस्टल में देखो कहीं पर भी आप लाइन नहीं खींच सकते। मैं अगर ऐसे खींचता हूं, किसी भी दिशा में अगर लाइन बनाऊं, तो आप इसके अरेंजमेंट को देखो, यानी इसकी व्यवस्था को देखो, बिल्कुल अव्यवस्थित है। तो ये क्या चीज हुआ, अक्रिस्टलीय हुआ, ये क्रिस्टलीय हुआ। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, क्लियर है। अब मुझे लगता है क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड में अंतर आपको समझ में आ गया है, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको स्पेशली देने वाला हूं। हम क्लास को बेहतर बनाने चाहते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ, अक्रिस्टलीय पदार्थ, दो प्रकार के। अब अक्रिस्टलीय पदार्थ को जस्ट क्रिस्टलीय पदार्थ के, क्रिस्टलीय ठोस के अपोजिट समझ लें, विपरीत है। तो ये विपरीत क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए आपने क्या कहा था, अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं वहां पर होता है बोले थे, तो यहां पर क्या होगा, नहीं, नियमित नहीं है या निश्चित नहीं है, ये व्यवस्था अनिश्चित है। यही होता है क्रिस्टल अक्रिस्टलीय ठोस की बात होगी तो। ठीक है, फिर अब देखो, ठीक है, अब दूसरी बात हो गया, नियमित क्रम में है, ये अनियमित क्रम में होता है। नियमित क्रम में नहीं होता, यानी कि अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे भी नहीं बोल सकते। नियमित क्रम में, निश्चित क्रम में अरेंज नहीं होते हैं, ये बोल सकते हैं। रैंडमली अरेंज होते हैं ये ठीक है, ये रैंडमली अरेंज होते हैं। फिर दूसरी बात होता है कि कुछ यहां पर एग्जांपल में है, जैसे स्टार्च है, प्लास्टिक है, कांच है, सिलिका है, रबर है, ये सब किसके एग्जांपल में आ जाएगा, आपका अक्रिस्टलीय ठोस में। दूसरी बात होगी इनकी ज्यामिति, जो बोले थे निश्चित होता है, तो इसमें ज्यामिति जो होगी अनिश्चित होगा। जिस क्रिस्टल की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होगी, इसके मैं पिक्चर क्या बताऊंगा, कोई चित्र क्या बनाऊंगा, उस क्रिस्टल को देखेंगे, वो जो मतलब जिस सॉलिड की कोई ज्यामिति नहीं होगी, हो सकता है कभी ऐसे बने उसी पदार्थ का, कभी वो ऐसे बन जाए, कभी वो कैसे भी वो स्ट्रक्चर बना ले, तो ये निश्चित नहीं होता है, तब इसको क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय पदार्थ बोलेंगे। समदैशिक होगा। समदैशिक मतलब जब इस पर लाइट पड़ता है, जैसे इसमें लाइट अगर मैं डालूं तो देखेंगे, अगर मैं इस तरफ से लाइट डाल रहा हूं, इस तरफ से ऐसे लाइट डाल रहा हूं, तो आप क्या देख रहे हो आप इसमें कि ये देखिए एक निश्चित ऑर्डर में ही उन कणों को काट रही है। इस तरफ डालूंगा तो देखो ये इसी मतलब पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उस कॉन्स्टिट्यूएंट को पार्टिकल को डालते हुए चल रहा है। यहां से डालता हूं तो ये ऐसा हो गया कि मतलब हर जगह पे एक निश्चित रूप से ही वो क्या हो जाता है, हर एक दिशा में अगर आप इसमें लाइट डालोगे तो एक निश्चित रूप से ही वो कणों को काटती है। मतलब हर जगह पे इसका क्या होगा, हर दिशा में अलग अलग तरह से वो उनके प्रभाव नजर आएंगे। ठीक है, कारण क्या, क्योंकि उन कणों को, अगर मैं इसको एक बार और समझाऊं तो देखो, अगर मैं इस तरह से लाइट इसमें डाल रहा हूं तो क्या नजर आ रहा है, देखो इन गोलों को पूरी तरह से काटते हुए निकल रहा है लाइट, यानी कि इन कणों को या परमाणु अणु या आयन को, तो एक अलग प्रभाव नजर आएगा। यानी इस दिशा में आप डालोगे तो अलग प्रभाव नजर आएगा। अगर आपने इस दिशा में डाला तो क्या प्रभाव नजर आया, ये देखो, ये एक रो वाला है, इसमें एक गोला कटा, दूसरे में नहीं कटा, दूसरे में गोला कटा, फिर इस तरह से प्रकाश पार हो रही है, तो इस तरह से क्या हुआ, एक अलग प्रभाव नजर आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कभी कुछ गोले कटते हैं, कभी कुछ नहीं कटते हैं, तो एक जैसे प्रभाव नजर आएंगे हर कंडीशन में इसमें, क्योंकि इसी की चीज को बोला जाता है समदैशिकता। यानी इसमें लाइट आप किसी भी दिशा में डालोगे, हर दिशा से
वो लाइट है एक जैसी बाहर आएगी, एक जैसा प्रभाव डालेगा। और यही कारण है बेटा, आज जो कंप्यूटर की दुनिया है उसमें आप जानते हो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर एक क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल पे अलग अलग दिशाओं से देखिए, छोटा सा पार्टिकल होता है, कण होता है, उसमें बहुत सारे वायर ऐसे निकले होते हैं, ऐसे निकले होते हैं, ऐसे निकले होते हैं, ऐसे निकले होते हैं, और इसमें सब फैल करके सब कनेक्शन बनाए होते हैं। तो ये इस जगह पर छोटी सी क्रिस्टल होती है और ये सभी इनसे कनेक्ट होते हैं। फाइनली ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है कि सॉलिड जो है, क्रिस्टल सॉलिड जो है, आपको क्या करके देता है कि आप छोटी से छोटी पार्ट में बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसमें होते हैं। तो अलग अलग दिशाओं से इस क्रिस्टल पे क्या पड़ती है, करंट जाती है, करंट आती है, अलग अलग प्रमाण दिखाई देता है इसमें। ठीक है, तो यही होता है क्रिस्टल का खेल। और इसी कारण से आज जो है कंप्यूटर इतना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इतना आगे बढ़ गया है, जिसमें कंप्यूटर और मोबाइल जैसी चीजें आ गई हैं। तो चलें, विषमदैशिकता होने की वजह से इसका उपयोग इस तरह से नहीं हो सकता है, विषमदैशिक होने की वजह से क्रिस्टल इस तरह का गुण रखता है। गलनांक इसकी निश्चित नहीं होती है। क्या होता है कि जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो एक निश्चित तापमान पर वो लिक्विड में नहीं परिवर्तित होती है, वो पहले पिघलती है, मतलब वो पहले नरम होती है, पहले वो सॉलिड ही रहेगा और वो नरम होगा, फिर नरम होते 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 इतना नरम हो जाएगा कि वो लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, शुरू से एक लंबा रेंज लेता है, किसके लिए, अपना सॉलिड से लिक्विड बनने में। मतलब ऐसा नहीं है कि निश्चित ताप पर वो से, जैसे हम लोग बर्फ में देखते हैं, बर्फ और पानी में देखते हैं, एक तरफ ठोस है, एक तरफ पानी बह रहा है, लिक्विड है। ठीक है, मतलब यह है कि जिस जगह पर टेम्परेचर शून्य से नीचे है उस जगह पर वो सॉलिड है, जिस जगह पर टेम्परेचर शून्य से ज्यादा है पानी में वो लिक्विड है, एकदम एग्जैक्ट शून्य से आता है। तो वही चीज है कि क्रिस्टल में क्या होगा कि एक निश्चित गलनांक होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अक्रिस्टल में एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। तो आप सबके वीडियो मिल रहे हैं बिल्कुल। अगर चैटिंग वाला पार्ट है ना तो चैट कर दो, ताकि मैं थोड़ी देर में देख लूं उसको खोल करके कि क्या क्या हुआ है, कितने बच्चों को वीडियो मिला है, हमें पता चल जाएगा। ओके, और बिल्कुल बेटा आज की क्लास मैं कहूंगा अगर ना भी समझ में आए, मुझे लगता है कि क्लास तो समझ में आ रहा है पर डिस्टर्ब हो रहा है, बस इतना ही कह सकते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के लिए साथ आज इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल वो डिस्टर्ब नहीं होगा, परसों और नहीं होगा, फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल पढ़ाई होगी जबरदस्त तरीके से। तो हम चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। और जिन बच्चों को बेसिक चाहिए, एकदम बेसिक ना बेटा, इसमें बेसिक डालने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक से ही आगे बढ़ता है ये चैप्टर। तो जिस चैप्टर में बेसिक जरूरत पड़ती है उसको बिल्कुल बेसिक दूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं कह रहा हूं यार, बस मेरे पे भरोसा करना, बस, है ना। इतने दिनों से आप जुड़े थे, मुझ पे भरोसा करके आप मेरे क्लास में आए हो, तो आपकी भरोसे नहीं तोड़ूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स नहीं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगा। ठीक है, बस ये है कि जो क्लास आपको पूरी तरह से क्लियर ना हो सके उस क्लास को एक बार दोबारा देख लेना। आपको कुछ नोट्स होगा, नोट्स पढ़ लेना, कुछ एक बुक्स आपके पास आएगा, बुक्स भी पढ़ लेना। आप अपने तरफ से कुछ एक बुक्स अपनी तरफ से रेफर करना चाहते हो, आप अपने उसको भी कर लेना। सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा और इस साल तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में आपको, मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, तो चलो इस जगह पर एक बात और बता देता हूं, जो अरेंजमेंट होता है 4 पॉइंट, वो मैं बोलूंगा यहां पर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, यानी कि लघु परास व्यवस्था होती है। कणों का शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर ऐसे एक क्रम में जमा हुआ दिखे, कहीं कहीं पर एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में, देखो यहाँ पर एक निश्चित क्रम में जमा हुआ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर वो बिगड़ जाता है कहीं कहीं पे। तो इस तरह से ये देखो यहाँ पर दिख रहा है एक तरह से व्यवस्था, फिर बिगड़ गया ये व्यवस्था, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। और इसमें लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है, क्योंकि पूरी जहां से जहां तक क्रिस्टल रहेगा वहां तक व्यवस्था रहेगी। सो मुझे लगता है क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में आए तो आप जवाब दे सकेंगे, और इसमें अंतर पूछा जाए तो इन्हीं चीजों को अंतर बना के लिख सकेंगे, और अंतर के लिए हम बता देंगे और भी अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखिए दोनों पदार्थों के मध्य अंतर क्या है, तो जो बातें हमने भी पढ़ा था वही चीज है, तो फटाफट कर लेते हैं इसको थोड़ा थोड़ा। तो क्या बोला हमने, सबसे पहली बात है इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, उसमें अव्यवस्थित होते हैं अक्रिस्टली ठोस में। ये क्रिस्टली ठोस है और ये अक्रिस्टली ठोस है ना, यहाँ पे देख लें। दूसरी बात है इसका गलनांक निश्चित होता है, स्पष्ट कौन सा है, क्रिस्टली ठोस है, स्पष्ट होता है, जबकि इसका गलनांक ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो ठीक कर लेते हैं। तो क्या बोले, ये क्या होगा,
व्यवस्था निश्चित होती है, गलनांक निश्चित होता है, इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है। फिर ये विषम दैशिक होती है, एनाइसोट्रॉपिक होती है, और ये आइसोट्रॉपिक होती है। ये शीतलन वक्र असंतत होता है, जबकि इसका शीतलन वक्र कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। मैं इसका मतलब बता देता हूं। जो क्रिस्टलीय ठोस है, उस ठोस को यदि आप गर्म कर देते हो उच्च ताप पर और फिर उसे छोड़ देते हो, तो क्या करेगा, हमारे वातावरण में कैसे ठंडा होगा। ये हमने गर्म किया, ये टेम्परेचर है, ये ताप है, टेम्परेचर है, और ये टाइम है। तो क्या होगा, हमने गर्म किया है तो वो ठोस गर्म हुआ है और धीरे 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 वो ठंडा होने लगता है। टाइम आगे बढ़ती जाती है, वो ठंडी होने लगती है। टाइम जाती जाती है, ठंडी होती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, कहीं पे आता है कि वो थोड़ी सी ठंडी होना, बस वो रुक गया है और बहुत समय तक यहाँ पर रुक गया है, और फिर उसके बाद फिर पता चलता है कि फिर ठंडी होने लगती है, फिर कहीं पे पता चलता है फिर रुक गया है। तो ये क्या है, तो उसका ग्राफ कैसा बना, एक निश्चित ग्राफ नहीं बना। जबकि इसके लिए ग्राफ जो बनेगा, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, अक्रिस्टलीय ठोस को बी कह देता हूं। तो इस जगह पे क्या होगा, देखिए इसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल ऐसे बनेगा, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। तो क्या होता है, ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस है तो धीरे धीरे जैसे टाइम के साथ वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, ग्राफ ऐसे बना। यहां पर टाइम के साथ ये होता है कि किसी तरह से वो ठंडा होने लगता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से वो ठंडा होने लगता है धीरे धीरे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत समय तक वो उसी टेम्परेचर पर रहता है, फिर उसके बाद ठंडा होता है। क्या देखे, बहुत समय तक उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, फिर उसके बाद फिर ठंडा होने लगा। तो ये जो पार्ट होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, ये जो पार्ट है वो कौन सा होता है, ऊपर वाला जो है वो अगर वो गैस बन गया हो या किस तरह से, जहां पर उसकी व्यवस्था में अरेंजमेंट में परिवर्तन आता है या उसको अरेंज होने लगता है, जब सॉलिड अरेंज होने लगता है, क्रिस्टल सॉलिड जब उसके कण अरेंज होने लगते हैं, उस टाइम वो अपने एक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है काफी समय तक, और फिर जब अरेंज हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर से धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करने लगता है। तो ये चीज कैसे होती है, यही चीज जो है या तो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर जो पदार्थ जिसका टेम्परेचर काफी समय तक स्थिर रह जाए, है ना, मतलब ये बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पर वो पदार्थ का जो टेम्परेचर है काफी देर तक स्थिर रह जाता है, काफी समय तक रह जाती है। इसी कारण से क्या होता है, उनका ग्राफ जो होता है असंतत होता है, नॉन कंटिन्यूअस होता है, और इसमें कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं आती, सीधे धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो ये कंटिन्यूअस होता है। यानी समझ गए होंगे बातें, कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है। फिर आता है वास्तविक ठोस, और हाँ, क्रिस्टलीय ठोस को हम यहां पर कहते हैं, एक वास्तविक ठोस कहा जाता है, ट्रू सॉलिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस कहा जाता है। यानी ये सॉलिड ही है जो ठोस अवस्था में है, ठोस ही है जो ठोस अवस्था में है। तो क्रिस्टलीय ठोस, कोई पदार्थ अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो वो क्या है, एक रियल ठोस है, ट्रू रियल ठोस या वास्तविक ठोस या ट्रू सॉलिड है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो क्या होता है, अशीतित द्रव माना जाता है, सुपर कूल्ड माना जाता है। क्या माना जाता है, सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड है। यानी कैसा होता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। यानी यह टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है अक्रिस्टलीय ठोस के लिए, यह टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वह जब उनकी अणुएं स्थिर हो गई हैं, जम गई हैं, पर वो अभी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। उसके अणुओं में मतलब स्थिरता आ जाती है, पर अभी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो उनके कण अरेंज नहीं हुए हैं, तो इसको बोलते हैं अशीतित द्रव। इसीलिए क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय द्रव को अशीतित द्रव कहते हैं। और इसी कारण से एक प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आता है, और मेरे भी एग्जाम में आया था किसी जगह पे, कि अतिशीतित द्रव का, अतिशीतित ना सुपर कूल्ड, अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। तो क्या पूछा गया, यहां पर पूछा गया NaCl, NaBr, I2, कांच। तो याद रखना उत्तर में आएगा, ये सब क्रिस्टल है तो ये तो ट्रू सॉलिड हुआ, लेकिन ये कांच जो है अतिशीतित द्रव हुआ। याद रखना, सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है ग्लास। कांच को क्या कहा जाएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी अतिशीतित द्रव। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अभी चलते हैं। हाँ जी, चलिए शुरू करें आगे। क्या बोले था, क्लोज पैकिंग। हम यहां पर बात करते हैं क्लोज पैकिंग। आपको थोड़ी सी इस चैप्टर में इंटरेस्ट तब आएगा
जब आप अपनी सोच के तरीके को थोड़ा चेंज करेंगे। हम ये समझते हैं कि जब सॉलिड है तो सॉलिड किससे बना है बेटा बताओ? वो सॉलिड बना होगा कणों से, और कणों को कैसा मानेंगे? स्फेरिकल, गोलाकार मानेंगे। कणों को कैसा मानेंगे? गोलाकार मानेंगे। तो ये गोलाकार यानी फुटबॉल की तरह मानेंगे। अब मैं यहां पर बोलूंगा कण बोलूंगा या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलूंगा, कण या क्या बोलूंगा? पार्टिकल बोलूंगा, पार्टिकल्स बोलूंगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगा आपको? प्रॉब्लम आएगा यार, वो बहुत छोटा छोटा होता है, वो तो दिखाई नहीं देता, कैसे कैसे करके वो अरेंज होगा, यही दिमाग में आएगा ना। तो छोटे छोटे कण कैसे मैं देखूंगा? मैं तो सोच ही नहीं पाता हूं यार, कण कण ऐसे ऐसे अरेंज होता है। मत सोचो ना, मैं कह रहा हूं ऐसे मत सोचो। आप सोचना कि हम कण के बारे में बात कर रहे हैं, पर हम कण के बारे में सोचेंगे नहीं। हम सोचेंगे किसके बारे में? फुटबॉल के बारे में। ओके, किसके बारे में सोचेंगे? फुटबॉल, बड़े बड़े बॉल के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? बड़े बड़े बॉल के बारे में सोचेंगे। तो ये बॉल जो है, ये बॉल को आप कैसे रखोगे? अगर मैं बहुत सारा फुटबॉल दे दिया या बहुत सारे इतने बड़े बड़े बॉल दे दिया, तो अब रखोगे कैसे? जमाओगे कैसे? ये क्वेश्चन है। आप कैसे जमाओगे? जमाओगे कैसे? अरेंज कैसे करोगे? इसी अरेंजमेंट को, इसी व्यवस्था को, अरेंजमेंट को, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठोसों में क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल या क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, यानी कि संकुलन। क्या कहते हैं? बंद संकुलन, निबिड़ संकुलन। क्या बोलते हैं? ठोसों में संकुलन कहते हैं। एक शब्द आता है ठोसों में संकुलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? ठोसों में संकुलन कहते हैं। ठोसों में संकुलन किसको बोलेंगे? जो सॉलिड होता है, क्रिस्टल होता है। अब जानते हो बेटा, एमार्फस में तो कण अरेंज नहीं रहते हैं। अरेंजमेंट वो कैसे भी व्यवस्थित अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। जैसे आपके रूम में ला करके हमने फुटबॉल छोड़ दिया, डाल दिया ऐसे ही बिना कुछ अरेंजमेंट करके, तो क्या होगा? वो इधर उधर बिखरा हुआ है, कैरम बोर्ड में गोलियां या फिर बिलियर्ड की गोलियां, तो वो उसको क्या बोलेंगे? नॉन अरेंज। तो नॉन अरेंजमेंट यानी अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित है तो मतलब हुआ कि वो अक्रिस्टलीय ठोस में हुआ। लेकिन व्यवस्थित हो गया, निश्चित क्रम में जम गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ये पैकिंग बोलेंगे, क्लोज पैकिंग बोलेंगे, निश्चित क्रम में व्यवस्थित बोलेंगे, बंद संकुलन बोलेंगे। अब समझ में आई? तो यहां पर इस लाइन को हमने लिखा है, क्रिस्टल में बंद संकुलन एक क्रिस्टल जालक में उसके घटक परमाणुओं, अणुओं और आयनों की त्रिविम में निश्चित बंद संकुलन कहलाता है। क्या बोला है? क्रिस्टल में बंद संकुलन, यहां पर बोलूंगा क्रिस्टल में बंद संकुलन क्रिस्टल जालक में उसके घटक कणों की त्रिविम में निश्चित व्यवस्था को कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने बोला यहां पर लिखा, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ठोसों में बंद संकुलन, ठोसों में क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग, उनके जो अवयवी कण हैं उसका निश्चित क्रम में व्यवस्था को कहते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्था को बंद संकुलन कहते हैं। बात खत्म हो गई? क्या बोला? निश्चित क्रम में व्यवस्था को, निश्चित क्रम में कणों की व्यवस्था को बंद संकुलन या निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर हो गया? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब चलो हम लोग खेल खेल में काम कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे यार इसकी पूरी साइंस क्या है। ओके, तो चलो देखें। देखो, मैं अगर जमाऊं, मेरे पास कैरम की गोलियां हैं, तो अगर मैं उसको अरेंज करूंगा तो कैसे अरेंज होगा? चलो चेक करते हैं। बस यही सोचना, या तो कैरम की गोली सोचो, या फुटबॉल सोचो, या बॉल सोचो। वो परमाणु अणु आयन को मत सोचो, वो होता ही है, वो सोचो मत। ओके, तो चलो मैं ऐसे जमाऊंगा। चलो मैं लाइन से इसको एक लाइन में अरेंज करके रख दिया। अब हाथ से बनाते समय छोटा बड़ा हो जाएगा, तो इसको आप मत लीजिएगा। मेरे पास और भी टूल्स है जिसमें एकदम एक साइज में बनेगा, लेकिन अभी इस जगह पे ऐसे ही बता रहा हूं, है ना। फ्री हैंड इसको ड्रॉ कर रहा हूं। आप एक काम करना बेटा, एक स्केल आती है मार्केट से, ले लेना। इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी आपको नेक्स्ट क्लास में। स्केल अपने उस टाइप का स्केल देखे हैं क्या? जैसे एक सर्कुलर स्केल आता है इस तरह से, और उसमें बीच बीच में से छोटा बड़ा बड़ा ऐसे गोला बना होता है, छेद रहता है ऐसे। इस टाइप का एक ले लेना। या फिर ऐसे भी आता है, पूरा स्केल होता है, उस स्केल में भी कहीं कहीं पे ऐसे छोटा बड़ा और बड़ा और बड़ा इस तरह से क्या बना होता है? गोले बने होते हैं, छेद बने होते हैं। तो वो इसीलिए है कि हम अपनी कॉपी में, ये इसको स्टेंसिल स्केल कह सकते हैं, तो ऐसे जो स्केल आते हैं वो एक रख लो, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा काम आने वाला है। तो आपको समझ में आया क्या क्या आपको पास होना चाहिए इस चैप्टर में? इस चैप्टर में इसमें ड्रॉ करना है, खेलना है, आपको मजा लेना है, ये ऐसा चैप्टर है ना।
तो इस चैप्टर में आप क्या क्या करेंगे, एक स्केल ले लेना इस टाइप का, ठीक है। दूसरा, आपको पेन कॉपी तो रखना ही है, ठीक है। बस ये तीन चीजें आपके पास होना चाहिए। हाँ, पेंसिल, पेंसिल, स्केल, पेंसिल, रबर, शार्पनर, जो ये तीन चीजें जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती है वो आपको चाहिए, और क्योंकि आपको भी फिगर बनाना है। अब हाथ से बनाते रहोगे तो टाइम लग जाएगा, और ज्यादा पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा पैसा मत बचाया करो, 2-4 रुपए 10 रुपए खर्चे आते हैं, उसको आप बिल्कुल कर लिया करो, ठीक है। तो चलो ये ले लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको जरूरत पड़ेगी। फिलहाल में देखो मैंने कैसे जमाया, ऐसे जमाया, उसके नीचे फिर रखा, फिर उसके नीचे फिर रखा, इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। इसमें एक अरेंजमेंट ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये हो गया। इसी के ये देखो खांच बनती, उसी खांच के अंदर भरते हुए जा रहा हूं मैं, है ना। खांच समझते हो ना, जो गहरा भाग है, हाँ, इसमें फिर वैसे ही भरते जा रहा हूं, देखो फिर बस जैसे एक जगह भरा मैं वैसे ही भरते जा रहा हूं, इधर जगह नहीं है नीचे। चलिए, आप दोनों में क्या फर्क देखोगे उसको सोचो। आप दोनों में क्या फर्क देखोगे? दोनों में खास बात यह है कि इसमें जिस तरह से जमा हुआ है, इसमें जिस तरह से जमा हुआ है, हमने किया क्या है, बस एक ही काम तो किए कि लाइन से रखे, उसी लाइन को अरेंज करें। तो मतलब देखो, इसको ध्यान से अगर देखो तो आपको एक चीज नजर आएगा, ये गोले ऐसे अरेंज है, और देखो ऐसे जा सकते हैं, बीचों बीच इसके सेंटर पॉइंट को मिलाऊंगा तो ऐसे जाएगा, और इनके सेंटर पॉइंट को मिलाऊं तो ऐसे भी जा सकता है। ऐसे आपको नजर आ रहा है, सेंटर ऐसे मिलाऊंगा, मिटाना पड़ जाएगा इसलिए मैं इसे रख रहा हूं। सेंटर ऐसे मिलाते हुए जाऊंगा तो ऐसे जमा हुआ और ऐसे जमा हुआ है। इसमें अगर सेंटर को मिलाऊंगा तो देखो कैसे जमेगा, ऐसे जाएगा लाइन एक, फिर अब कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मतलब इसका अरेंजमेंट क्या हो रहा है, XY अरेंजमेंट है। इसका एक ही प्लेन पर 3 दिशाओं में अरेंजमेंट है, जैसे कि स्टार में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे इसके अरेंजमेंट 3 दिशाओं में इनके रोज बनते हैं, तो एक तल में 3 दिशाओं में उसके क्या बनते हैं, पंक्तियां बनती हैं, लाइन बनता है, यस, क्यू बनता है, यस। तो इस तरह से 3 लाइन, इसमें 2 लाइन की क्यू बनते हैं, यस। तो दोनों में अरेंजमेंट एक चीज समझ में आया। दूसरी बात आप अगर सोचो तो इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आया, किसी बीच वाले, अब साइड वाला देखो, मैं इस गोले की बात करूंगा तो इसके बाद भी बढ़ा हुआ है, इसके बाद भी आगे है, इसके बाद भी आगे, सब जगह आगे, तो मैंने छोटे पार्ट को लिखा है ना उसका, ये भी आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ऐसे 2 तरह के क्रिस्टल देख रहे हो, जिसमें एक प्लेन पर वो जो फुटबॉल है रखे हुए हैं, और एक लंबे रेंज तक वो जमे हुए हैं, जमावट बहुत दूर तक है। और इस जमावट में क्या देख रहे हो, इसके जमावट में आप देख रहे हो कि हर एक गोले को उनके 4 पड़ोसी ने टच किया है, स्पर्श किया है। इसको इसने टच किया है, इसने टच किया है, और इसने टच किया है, और इसके बाद इसने भी किया है। तो ये 4 पड़ोसी ने इस गोले को किया, वैसे ही इस गोले को, सब गोले को ऐसे 4 पड़ोसी टच करेगा। तो आप देखोगे तो कह सकते हैं इसमें हर एक गोले का पड़ोसी कितने हैं, 4। तो यहां पर एक शब्द उपयोग करते हैं इसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। तो इसमें एक शब्द सुनोगे, किसी क्रिस्टल में किसी कण का समन्वय संख्या कितनी है, या किसी क्रिस्टल का समन्वय संख्या कितनी, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो जवाब ये होगा कि उनके पड़ोसी, कितने पड़ोसी से वो घिरा हुआ है, कितने पड़ोसी से वो स्पर्श कर रहा है डायरेक्ट, या कितने पड़ोसी को टच कर रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हो 4 से कर रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। 4 कितना हुआ बेटा, 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, ठीक है। अब इस तरफ आके देखो, अब ध्यान से बताओ, किसी एक बीच वाले गोले को पकड़ लो, कोई भी बीच में किसी भी को, क्योंकि बाहर वाले पकड़ोगे तो पता चला उसके पड़ोसी समझ में नहीं आ रहे कितने, ठीक है। तो मैंने, चलो इसको ले लिया मैंने, तो देखो इसको कितने ने स्पर्श किया है, ये देखो ये सब, ठीक है। तो इस बीच वाले कण को कितने ने स्पर्श किया है, 6 कणों ने स्पर्श किया है, 6 गोलों ने स्पर्श किया है, 6 गोलों ने स्पर्श किया है। तो देखें यहां पर इसका मतलब हुआ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, तो देखें, अब देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है, इसमें 6 है,
इसमें कितना है 4 है, तो इस तरह अरेंज होगा तो 4 है, इस तरह से अरेंज होगा तो 6 है। पर भैया इस अरेंजमेंट को कहेंगे क्या, इस तरह से व्यवस्थित होगी तो कहेंगे क्या? बड़ा आसान है, समझो। इस गोले को कितने ने घेरा हुआ है? इन 4 ने घेरा हुआ है। तो जो पड़ोसी कण है ना, उनके केंद्र बिंदुओं को आपस में अगर मैं ऐसे मिलाता हूं, देखो मिला दिया मैंने, तो ये कैसा दिख रहा है? एक स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग संरचना हुई। तो इस तरह के संकुलन का एक नाम रख देते हैं। इस तरह से इसको देखने के बाद क्या नाम रखेंगे? इसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे वर्ग संकुलन या वर्ग सुसंकुलन या वर्ग निबिड़ संकुलन। अलग अलग शब्द है ना, तो इससे घबराएंगे नहीं, हर जगह अलग अलग बोला जाता है। यही तो परेशानी है, इंग्लिश बड़ा एक वर्ड में आ जाता है, लेकिन हिंदी में 2-3 वर्ड्स यूज हो जाता है कभी कभी। तो वर्ग निबिड़ संकुलन या वर्ग क्या बोलते हैं? वर्ग बंद संकुलन भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग संकुलन भी कहते हैं। तो बहुत सारे शब्द हो गए। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक गोले को देखो कितने गोले से घिरा हुआ है? 6 से। तो जो 6 पड़ोसी गोले ना, उनके केंद्र बिंदुओं को आप ऐसे पॉइंट आउट करो और इनको ऐसे मिलाओ। चलो देखो क्या बन गया, एक षटकोण बन गया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया। कैसा हो गया? 1 कोना 2 3 4 5 6, 6 कोने वाला एक संरचना बन गई। उसको क्या बोलते हैं? षटकोणीय संरचना। तो बोलते हैं षष्टकोणीय संरचना या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हिंदी में बोलेंगे षष्टकोणीय संकुलन। अब इसको शॉर्टकट में और क्या नाम दे सकते हैं? स्क्वायर एस, क्लोज सी, पैकिंग पी। एससीपी कहेंगे। और इसको क्या बोले? एचसीपी कहेंगे। इसको कहेंगे एचसीपी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये चैप्टर जो है थोड़े खेलने वाला चैप्टर है। क्या बोला मैंने? थोड़ा खेलने वाला चैप्टर है। जितना खेलोगे उतना मजा आएगा। मजा लेने के लिए आपको आज स्केल खरीद के लिए आना बेटा, जिसमें गोले होते हैं, ताकि आप भी गोले उसमें रख रख के बना सको। और मुझे तो जरूरत नहीं है स्केल लाने की। आप देख रहे हो इतना बड़ा बोर्ड है, मैं जब चाहूं तब पिक्चर ला दूंगा, जब चाहूं तब स्केल ला दूंगा, जब चाहूं जो। तो वो मेरे से नहीं, आपको करना है, आपको सीखना है। तो आज जो पढ़े हो उसकी एक छोटी सी नोट्स बन गई होगी, नहीं बनी होगी तो आप जरूर थोड़ा थोड़ा बना लिया करें, या फिर वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेंगे तो उससे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो या स्क्रीनशॉट ले लिया करें कभी बीच में, तो वो उससे मिल जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने आज जो क्लास लिया है आपको ये बताने के लिए कि हमारी वीडियो अब चालू हो रही है आज से, लेकिन कल हम इसी चैप्टर का हम पूरा पार्ट लाइन से देखते जाएंगे, टॉपिक वाइज देखते जाएंगे और बातों को समझेंगे। सो आज एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो तो नहीं बताया, लेकिन क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम कल की क्लास में भी बताएंगे, और कैसे पढ़ेंगे पूरा क्लास, और किस तरह से आप आसानी से इस चैप्टर को अच्छा कर सकते हैं। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट खराब होता है इसी चैप्टर में होता है, केमिस्ट्री का। लेकिन सबसे ज्यादा मजा हम इसी चैप्टर में लेके अगले चैप्टर में जाएंगे और मजा लेने के लिए, फिर अगले चैप्टर में जाएंगे और मजा लेने के लिए, और लास्ट चैप्टर तक आते आते इतना मजा आ जाएगा कि यार मजा आ गया बोलेंगे फिर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अपने दोस्तों को जिनका क्लास नहीं चालू हो पा रहा है उनको आप हेल्प करिए। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।